वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पीयूष कुमार पे स्वागत है। मेरा नाम पीयूष कुमार है और आज हम क्लास 8 के बिहार बोर्ड का जो बुक होता है वीटीवीसी का, उसका फर्स्ट चैप्टर कब, कहाँ और कैसे को पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर में बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं। इसको आप लोग विस्तार से अध्ययन करते हुए चलिएगा। आपके यहाँ पे देखिए है क्या, कब, कहाँ और कैसे। आपके इस चैप्टर का नाम है कब, कहाँ और कैसे। तो आप लोग से एक विनती है कि आप लोग जो है अपनी किताब का विषय सूची को याद कर लीजिए। इसमें कुल कितने हैं? 14 हैं। 14 को विषय सूची हैं। 14 एक्सरसाइज आप लोगों को पढ़ने के लिए है। तो आप लोग जो है इसे याद कर लीजिएगा। तो देखिए, इसमें बताया गया है कि पिछली कक्षा में जो है आप लोग यह जाने हैं कि प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल, इन 3 कालखंडों को जो है इसलिए बांटा गया है ताकि इतिहास का अध्ययन सुविधाजनक हो सके। तो इतिहास का अध्ययन जब सुविधाजनक हो सके तो इसके बारे में आप लोग को पता नहीं हो, लेकिन आप लोग पढ़ चुके हैं। क्लास 6 में आप लोग प्राचीन काल के बारे में पढ़ें और क्लास 7 में आप लोग मध्यकाल के बारे में पढ़ें और क्लास 8 में अब आप लोग आधुनिक काल के बदलावों के बारे में पढ़िएगा विस्तार से। तो देखिए, आधुनिक काल के बारे में जानेंगे। यहाँ तक मैंने आप लोग को बताया, प्रत्येक काल में होने वाले परिवर्तन ही उस काल की विशेषता होती है। तो जैसे कि आप लोग की भी ज़िंदगी में होता होगा, जैसे कि आज आप लोग कुछ नहीं किए लेकिन कल आप लोग कुछ विशेष करिएगा तो वह चीज़ यादगार रहेगा। वह आपको याद रहेगा कि मैंने इस दिन ये चीज़ किया, तो ये आपकी बदलाव हुआ। जबकि आपको वो दिन याद नहीं रहेगा जिस दिन आपने कुछ नहीं किया। जैसे कि आप लोग जब घर पर रहते होंगे तो आप लोग को वो याद नहीं रहता होगा कि मैं किस तारीख को क्या कर रहा था। लेकिन आप लोग कोई शादी या सेलिब्रेशन में किसी भी चीज़ में जाइएगा तो आप लोग को याद रहेगा कि मैं उस तिथि को जो है कहाँ गया था, एक सेलिब्रेशन में गया था। ठीक। तो देखिए, यह हम लोग के सामूहिक क्रियाकलाप के कारण हमेशा बदलती रहती है। तो हम लोग जैसे जैसे विकसित कर रहे हैं वैसे वैसे हमारे आधुनिक काल की विशेषता जो है बढ़ती जा रही है। इन बदलावों के कारण हमारे समाज, अर्थव्यवस्था और राजनीतिक, कला, संस्कृति आदि प्रायः सभी क्षेत्रों में परिवर्तन होते रहे हैं। किन किन चीज़ों में परिवर्तन हुआ है? तो हमारे समाज में परिवर्तन हुआ है, हमारी अर्थव्यवस्था में परिवर्तन हुआ है, हमारी राजनीति में परिवर्तन हुआ है, हमारी कला में परिवर्तन हुआ है, संस्कृति में परिवर्तन हुआ है। इन सभी चीज़ों में जो है परिवर्तन हुआ है। अब देखिए, यहाँ पे आप लोग को क्लास 6 और 7 के आधार पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्राचीन काल में मनुष्य की ज़िंदगी में आने वाले 5 प्रमुख परिवर्तनों के बारे में लिखे। तो आप लोग को इस पर मैं अगली वीडियो में बनाऊंगा, जिसमें आप लोगों को इस पर पूरा हल मिलेगा। इसका पाठ में जितना भी क्वेश्चन है उन सभी का। तो अभी पाठ पर हम लोग ध्यान देते हैं। तो देखिए, आधुनिक युग में बहुत सारे परिवर्तन हुए। आधुनिक युग में क्या क्या परिवर्तन हुए? तो बहुत सारे परिवर्तन हुए। ये परिवर्तन हमारे देश के साथ साथ दुनिया के जो है अन्य भागों में हुए। ये परिवर्तन जो होता है वह सभी पर होता है। हमारे देश भारत पर ही सिर्फ नहीं है, यह विश्व के सभी देशों पर हुआ परिवर्तन। आधुनिक युग का प्रभाव विश्व के सभी देशों पर पड़ा। सभी किन किन देशों पर पड़ा? तो आधुनिक युग का प्रभाव सभी देशों पर पड़ा। उन्होंने दुनिया को किस तरह प्रभावित किया, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले पुनः जागरण। तो इसके बारे में आप लोग को बताता हूँ। पुनः जागरण, पहले पूरा इरेज कर लेता हूँ, बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है। तो अब आप लोग देखिए, पुनः जागरण है तो आधुनिक युग को जन्म देने वाले अनेक परिवर्तनों में यूरोप में हुई थी। यानी कि जो आधुनिक युग का जो परिवर्तन शुरू हुआ था वह यूरोप में हुआ था। यूरोप आज भी विकसित है। यूरोप जो है, यूरोप में इंग्लैंड आ गया तो इंग्लैंड हम पे कब्जा किया हुआ था, यानी कि वो हमसे ज़्यादा विकसित था तो ना हम पर जीत रहा था। इस प्रकार आधुनिक युग का जो आरंभ हुआ था वह यूरोप में हुआ था। 15वीं शताब्दी में इटली में एक नया आंदोलन चला था, इसी को जो है पुनः जागरण कहते हैं। इटली में क्या चला था? एक आंदोलन चला था। एक आंदोलन चला जिसको पुनः जागरण नाम दिया गया। जैसे कि
आप लोग चिपको आंदोलन विज्ञान में पढ़िएगा। इसी प्रकार कई आंदोलन जब जिस स्थान पर होता है तो उसे पुनः जागरण का अर्थ क्या हुआ? फिर से जागना, फिर से जागना, यही इसका अर्थ हुआ। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखिए पुनः जागरण किसे कहा जाता है, यहाँ तक हम लोग जान चुके हैं। तो अब देखिए इस आंदोलन ने लोगों को स्वतंत्र रूप से सोचने और पहले से चले आ रहे सिद्धांतों पर प्रश्न उठाने के लिए प्रेरित किया। अब यह आंदोलन हुआ तो किसी न किसी चीज़ पर आया, इसका परिणाम तो होगा ही। तो इसका परिणाम यह हुआ कि आंदोलन जो था लोगों को सोचने के लिए विवश कर दिया कि अपनी पुरानी संस्कृति को छोड़ो और नए युग की तरफ आगे बढ़ो। आगे बढ़ने के लिए इसी आंदोलन ने जो है साथ दिया था। तो देखिए पुनः जागरण के कारण ही जो है वैज्ञानिक पद्धति, लोग विज्ञान पढ़ने लगे जिस कारण वैज्ञानिकों का जो है अधिक प्रसार हुआ। वैज्ञानिक पद्धति का अर्थ है प्रस्तुत करके प्रयोग द्वारा सत्य को जानना। जैसे कि हम लोग जैसे कि इतिहास पढ़ रहे हैं तो इसे हम प्रयोग से नहीं कर रहे हैं कि कैसे क्या हुआ था, सुनी बातों पर जो लेखक हमारे लिखे हैं उसी को पढ़ रहे हैं। लेकिन विज्ञान ऐसा नहीं कहता। विज्ञान कहता कि तुम प्रयोग करके देखो, अगर ऐसा नहीं होता तो बोलो हमें। विज्ञान कहता है कि प्रयोग करो, प्रयोग। अब किसी और की बात पे मत रहो, आप खुद करके देखो होता है या नहीं। ठीक है, प्रश्न चिन्ह लगाने की इस आज़ादी ने लोगों को अपने ही शासकों के प्रति आवाज़ बुलंद करने के लिए प्रेरित किया। तो यह पुनः जागरण जो हुआ, पहले तो राजतंत्र था, तो पुनः जागरण के कारण ही जो थे लोग विद्रोह करने लगे अपने राजा के विरुद्ध। जो राजा अच्छे शासक नहीं थे उनके विरुद्ध जो है यह विरोध करने लगे। किस आंदोलन के कारण? तो पुनः जागरण के कारण ही। ठीक है, धार्मिक क्षेत्र में भी लोग अंधविश्वास पर आधारित आपत्तिजनक प्रयासों के खिलाफ आवाज़ उठाने लगे। तो जो धार्मिक एरिया था, जैसे कि हम लोग हैं भारत, वहाँ पे बहुत सारे धर्म है, हिंदू धर्म है, इस्लाम धर्म है, सिख धर्म है, ईसाई धर्म है, बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है। इस प्रकार हमारे भारत में 8 धर्म है। इसके बारे में आप आगे के लेसन में पढ़िएगा। ठीक है, तो देखिए अंधविश्वास पर आवाज़ उठने लगा। व्यापार संबंध और अन्य संपर्कों के जरिए इस दृष्टिकोण का धीरे धीरे पूरी दुनिया के अन्य भागों पे भी विस्तार हुआ। पुनः जागरण का जैसे कि मैंने बताया कि सिर्फ अपने देश में नहीं, यह सभी जगह हुआ था। तो सभी जगह हुआ था कैसे? तो व्यापार बढ़ा और अन्य संपर्क के कारण और संपर्क बढ़ा, एक देश दूसरे देश को जानने लगे। इस दृष्टिकोण से धीरे धीरे जो है पूरी दुनिया का विस्तार होने लगा। अब देखिए खोज यात्रा के बारे में पढ़िएगा। खोज यात्रा है हमारा अगला टॉपिक। पेंसिल का कलर चेंज। हाँ, देखिए खोज यात्रा है। तो सीमित मान्यताओं की सच्चाई जानने के साथ साथ इस वक्त नई चीज़ों को खोजने में भी काफ़ी प्रयास किए गए। आधुनिक युग में क्या प्रयास किए गए? जैसे कि पहले मैंने आप लोग को बताया कि आधुनिक युग जो है यह कहता है कि पुरानी चीज़ों को छोड़ो और आगे बढ़ो। आगे बढ़ने के लिए लोग जो है नए नए चीज़ों को खोजने लगे। नए खोज लगते, सिर्फ वस्तु तो खोज ही रहे थे, या कुछ स्थानों को भी खोज रहे थे। जैसे कि अमेरिका, जिसको पहले नई दुनिया कहा जाता था, उसे कोई नहीं जानता था, लेकिन कोलंबस ने खोज किया। उसके बाद अमेरिको वेस्पुसी ने उसको विस्तार से ढूंढा। इस प्रकार उसका पता सभी को पता चला और आज वह सुपर पावर बना हुआ है। तो देखिए इसी समय अपने इलाके से बाहर की दुनिया के बारे में जानने का भी प्रचलन हुआ। अभी मैंने आप लोग को बताया कि एक देश दूसरे देश को जानने लगे। इसके अंतर्गत यूरोप के नाविकों और नौचालकों ने दुनिया के अन्य देशों तक पहुंचने का प्रयास शुरू कर दिया। मतलब कि जो पहले ही आप लोग को बुक में था कि जो आधुनिक युग का प्रचार हुआ था वह कहाँ हुआ था? वह यूरोप में हुआ था। तो भौगोलिक खोज में भी यूरोप के जो लोग थे उनकी ही महत्वपूर्ण भूमिका थी। ठीक है, तो देखिए एशिया और अमेरिका के अन्य देशों तक पहुंचने के लिए समुद्री मार्गों का खोज हुआ।
इन्हीं प्रयासों के परिणाम थे। अमेरिका और एशिया के अन्य देश जो था वह मिला, अमेरिका मिला समुद्री मार्ग से, भारत जब अरब से रुक गया, आप लोग क्लास 9 में पढ़िएगा, अरब से जब मार्ग रुक गया, तुर्कों से कुस्तुनतुनिया का पतन हो गया, तो इन सब से भौगोलिक खोज हुआ, जिस कारण भारत में यही है हमारे वास्को डी गामा। वास्को डी गामा जो है यही है हमारे, इसी ने जो है क्या किया था, इसी ने हमारे देश का खोज किया था। समुद्री मार्ग से खोज किसने किया था? वास्को डी गामा ने। किसने किया था? वास्को डी गामा ने। ये संदूक नहीं है, ये उसका पीछे का बैकग्राउंड है। जब वह आया था भारत में तो उसका तस्वीर लिया गया था कालीकट बंदरगाह पे। तो आप लोग वास्को डी गामा को तो जान गए। अब आगे बढ़ें तो देखिए देखिए पुर्तगाली लोग जो वास्को डी गामा था वह कैसे आया था? तो यही वास्को डी गामा है, ऐसे ही आया था, जहाज़ लेकर आया था। जहाज़ जब कालीकट बंदरगाह पे आया तो राजा जमोरिन जब इसका स्वागत किया, तो राजा जमोरिन जब स्वागत किया तो पहले तो घोड़ा चलता था, गाड़ी तो इतना होता नहीं था, तो घोड़ा इसके आसपास आके आ गया था। तो ठीक है, इन प्रयासों से यूरोप के कुछ देशों तक पहुंच पाए जिनके बारे में पूरी दुनिया के बहुत सारे लोग को जानकारी नहीं थी। मैंने आप लोग को अभी तो थोड़ी देर पहले बताया था। तो अब देखिए आगे बढ़ते हैं। कोलंबस के बारे में तो अभी मैंने बताया, 1492 में उसने अमेरिका महाद्वीप की खोज की थी। पुर्तगाल के नाविक वास्को डी गामा के बारे में सुना, जिसने 1498 में हमारे भारत की खोज की थी। इसके बारे में जो है सेकंड चैप्टर में आप लोग पढ़िएगा, ठीक है। तो नए मार्गों और अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए भूभागों का खोज का एक परिणाम हुआ, जो भौगोलिक खोज जो है, खोज यात्रा ही भूभाग की खोज का प्रतीक हुआ। भूभाग में वृद्धि हुआ। यूरोपीय देश जो थे वह अन्य देशों के साथ व्यापार में अपना संबंध बनाने लगे। अब देखिए पूंजीवाद और औद्योगिक क्रांति। तो अब पूंजीवाद पूछेगा कि पूंजीवाद है क्या? तो पूंजीवाद एक वैसा नीति है जिसमें कोई भी मनुष्य कुछ स्वतंत्रता है कि वह कितनी संपत्ति अपना रखना चाहता है। जैसे कि किसी व्यक्ति के पास एक व्यक्ति है, इसके पास एक भी कट्ठा ज़मीन नहीं है, बी एक है जिसके पास 1 कट्ठा है, सी है जिसके पास 2 कट्ठा है, और यही डी है जिसके पास 100 कट्ठा है। इस प्रकार जो हमारे भारत में चाहे किसी भी एरिया में पूंजीवाद में जो है ऐसी स्वतंत्रता है कि वह मनुष्य अपनी संपत्ति जितना चाहता है उतना रख सकता है, इस पर उसे कोई भी रोक टोक नहीं है। और औद्योगिक क्रांति आप लोग जानने के लिए, तो नए नए जब मशीन बनने लगे तो पहले तो मनुष्य सब कुछ अपने मेहनत से करता था। जैसे कि पहले आप लोग कपड़ा पहनते हैं तो जो कपड़ा होता था वह मनुष्य बिनता था, कारखाना में बिनता था। तो ये जो मनुष्य बिनता था तो मनुष्य को तो अब रुक गया मनुष्य का काम और मशीन करने लगा। तो मशीन जब करने लगा तो इसी को औद्योगिक क्रांति कहते हैं, ठीक है। इसके बारे में देखिए, इन व्यापार संबंधों से यूरोप के व्यापारियों ने बहुत लाभ कमाया। यूरोप के जो व्यापारी थे इससे बहुत लाभ कमाया। जब दूसरे देशों का खोज होने लगा इससे यूरोपियन देश बहुत लाभ कमाने लगे। लाभ होने के कारण इनके पास पूंजी जमा हो गई। इस पूंजी को उन्होंने पुनः व्यापार में लगाया। इस प्रकार 15वीं शताब्दी के अंत में यूरोप में एक नई व्यवस्था का जन्म हुआ जिसे पूंजीवाद कहा गया। पूंजीवाद के बारे में तो आप लोग जान गए, औद्योगिक क्रांति के बारे में भी जान गए, तो ये हमारा फिट हो गया। अब देखिए उपनिवेशवाद के बारे में, जिसको क्लीन कर देते हैं। हाँ तो देखिए इतना में हमारा काम हो जाएगा। तो देखिए उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद किसे कहते हैं? तो उपनिवेशवाद किसको कहते हैं? जैसे कि भारत जो था इंग्लैंड का उपनिवेश था। जब कोई शक्तिशाली देश किसी कमज़ोर देश पर अधिकार कर लेता है और उसकी अर्थव्यवस्था को अपने अधीन कर देता है तो इसको जो है उपनिवेशवाद कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? उपनिवेशवाद
बाद कहते हैं। तो देखिए इसके बारे में, उद्योगों की स्थापना के कारण इन देशों की वस्तुओं का काफ़ी उत्पादन तेज होने लगा। अब इन वस्तुओं को बेचने के लिए इन्हें बाजार की आवश्यकता थी, साथ ही इन वस्तुओं को तैयार करने के लिए कच्चे माल की भी आवश्यकता थी। इंग्लैंड के पास तो उतना था नहीं। तो देखिए आवश्यकताओं ने यूरोप को अपने देश से बाहर की दुनिया में फैलने पर मजबूर कर दिया। अब मनुष्य को जब आवश्यकता हुई इंग्लैंड के लोगों को, तो वह भारत एवं अन्य देशों की तरफ जो है अग्रसर हुए, आगे की ओर बढ़े। इन देशों को लगा अगर वे दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था पर काबू पा ले तो अपने उद्योगों के लिए न केवल कच्चा माल सस्ते दाम पर मिलने लगेगी, बल्कि उनके तैयार माल के लिए बाजार भी उपलब्ध हो जाएगा। इससे साम्राज्यवादी व्यवस्था का जो है विस्तार हुआ। इससे किस व्यवस्था का विस्तार हुआ? इससे साम्राज्यवादी व्यवस्था का विकास हुआ। यानी कि देखिए उपनिवेशवाद के तो बारे में मैंने बता दिया, साम्राज्यवादी व्यवस्था के बारे में जानिए। जब कोई भी देश जो है किसी और देश में व्यापार करने गया और उनकी अर्थव्यवस्था को ले लिया, लेकिन उन पर शासन नहीं चलाया, शासन वो उन्हीं लोगों को चलाने दिया, और फिर बाद में जो है वह उस देश में अपना व्यापार करने लगे। तो इस प्रकार जो प्रक्रिया हुआ, इसी को साम्राज्यवाद कहते हैं। और उपनिवेशवाद, आप लोग पूछिएगा कि अंग्रेज तो व्यापार करने के लिए आया था, तो लॉर्ड डलहौजी शासन किया था कि नहीं? कोई भी राज्य जो है कुछ करे चाहे ना, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, इन सब जो गवर्नर जनरल थे, इन्हीं की बात पर कुछ भी होता था। भले ही कठपुतली हमारे राज्य का राजा, लेकिन असली कौन था? गवर्नर था। इस प्रकार हमारा जो भारत था वह उपनिवेश था, और यह उपनिवेश का जो अवधि रहा, जितने वर्ष तक हमारा भारत उपनिवेश रहा, इसको उपनिवेशिक युग कहते हैं। अब अमेरिकी और फ्रांसीसी क्रांति के बारे में सुनिए। इसके बारे में क्लास 9 में आप लोग बहुत चैप्टर है, बहुत लंबा चैप्टर है, इसके बारे में आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। तो जैसे कि अगर आप लोग को इस वीडियो में नहीं समझ में आ रहा हो, तो मैंने भारतीय भवन का भी फर्स्ट चैप्टर पर वीडियो बना रखा है, आप लोग उसे भी जाकर देख लें। अब आप लोग पूछिएगा कि वीडियो हमें कहाँ मिलेगा, तो आप लोग मेरे चैनल के जो है प्लेलिस्ट में जाकर, चाहे वीडियोज में जाकर आप लोग यह वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए अमेरिकी और फ्रांसीसी, और अगर चैनल पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। दुनिया में हो रहे इन बदलावों के कारण जो है 18वीं सदी में अंतिम जो देश थे वह इन देशों में जो है महत्वपूर्ण बदलाव हुआ। क्या हुआ? महत्वपूर्ण बदलाव हुआ। पहले का संबंध अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम से एवं दूसरे का संबंध फ्रांसीसी क्रांति से है। यानी कि जो बदलाव हुआ उसमें सबसे पहले अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम और दूसरा हमारा फ्रांसीसी क्रांति से है। अमेरिका की खोज के बाद वहाँ के यूरोपीय देशों ने अपना कब्जा धीरे धीरे जमा लिया। जैसे कि मैंने बताया कि उपनिवेशवाद या तो साम्राज्यवाद का इन्होंने पालन किया, इस प्रकार धीरे धीरे वहाँ बस गए। उन लोगों को जो है अपने साथ मिलाकर अब उन्हीं पर शासन चलाने लगे। लोगों ने यूरोपीय देशों के शासन के खिलाफ संघर्ष शुरू किया। इस तरह फ्रांस के लोगों ने भी राज परिवार तथा सामंत वर्ग के खिलाफ संघर्ष शुरू किया। देखिए शुरू का यहाँ पे कुछ और लिखा हुआ है, यहाँ पे शुरू होगा, आपके बुक में गलती लिखा होगा। दोनों ही देशों के लोग पर अत्याचार, शोषण और अन्य के एकजुट होकर संघर्ष करने लगे। ठीक है, तो देखिए एक मिनट, इधर एक टॉपिक था शायद। हाँ देखिए, साम्राज्यवाद सैनिक अथवा अन्य तरीकों से विदेशी भूभाग पर प्रदेशों को अपने अधीन कर लेना ही साम्राज्यवाद कहलाता है। इसका अर्थ वही है जो मैंने पहले बताया था। तो देखिए इसके बाद इन देशों के लोगों ने अपने अपने देशों में गणतंत्र प्रणाली की सरकार स्थापित की। इन्होंने जो है जब नए नए देशों का खोज हुआ, गुलामी से इन्हें आज़ादी मिली, तो इन्होंने अपना अपना संविधान बनाया। संविधान के कारण इन्हें जनमत करना पड़ा, तो गणतंत्र हो गया। ठीक है, स्वतंत्रता और समानता के मार्गदर्शक सिद्धांत बन गए। स्वतंत्रता जो है ये सब हो गए क्या? मार्गदर्शक बन गए। फ्रांस और अमेरिका के इन आंदोलन पर कई देश पर प्रभाव पड़ा है। इनके जो देश गुलाम बने हुए थे उन पर भी प्रभाव। इसका एक प्रभाव यह भी था कि धीरे धीरे एक निश्चित क्षेत्र में रहने वाले लोग जो लंबे समय से एक दूसरे के साथ थे,
और एक जैसी भाषा बोलते थे। अपने को एक जैसा मानने या एक राष्ट्र के रूप में पहचानने की परंपरा शुरू हो गई। देखिए यहाँ पे भी शुरू गलती लिखा है। अब देखिए आधुनिक युग और हमारा देश। इस पर जब फ्रांस और अमेरिका में क्रांति हुई तो इसका प्रभाव जो है हमारे भारत पर भी पड़ा। किस पर पड़ा? हमारे भारत पर भी पड़ा। तो देखिए इस प्रकार यूरोप के में हुए अन्य परिवर्तनों से प्रभावित होकर अन्य देश के लोग नए ढंग से सोचना और विचारना, जब यूरोप के इन सभी कार्यों से अन्य देश प्रभावित होने लगे तो इस प्रकार उनका सोचना और विचारने की जो शक्ति थी उनमें बहुत बदलाव हुआ। नए उपनिवेशों की तलाश में जब यूरोपीय हमारे देश में आए तो हमारे देश पर भी इन परिवर्तनों का प्रभाव पड़ा। आपको याद होगा कि 18वीं शताब्दी शुरू में हमारे देश में कितने प्रकार के टुकड़े, हमारे देश पहले क्या था, छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। अब देखिए इन्हें भी जानने में दिया हुआ है। प्राय 18वीं शताब्दी को 1750 ईस्वी में अब दिया हो कि आधुनिक काल का अवधि कब से कब तक माना गया। तो 1750 ईस्वी के बाद का जो समय है उसको आधुनिक काल माना गया है। इसके बारे में अगली वीडियो में विस्तार से पढ़ेंगे। जो पाठ के अंदर क्वेश्चंस हैं उन सभी का हल मैं लेकर आऊँगा ज़रूर से ज़रूर। अगर चैनल पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और जितना से जितना हो सके शेयर करें। जब तक आप मेरे सब्सक्राइब को नहीं बढ़ाइएगा तब तक मैं लाइव नहीं आ पाऊँगा, और लाइव आऊँगा तो आप लोग का डाउट भी क्लियर होते चला जाएगा। अब देखिए यहाँ पे देखिए इसी समय यूरोप के जो व्यापारी थे और भारत के विभिन्न भाग में जुटे हुए थे व्यापार के लिए। उनमें से जो व्यापारी इंग्लैंड से आए थे वह धीरे धीरे करके हमारे देश के शासक बैठे। उन्होंने हमारे देश के स्थानीय नवाबों और राजाओं को हराकर अपना शासन स्थापित कर दिया। इसके बारे में हम लोग जो क्लास एक्सरसाइज 2 में पढ़ेंगे आराम से। आगे के 2 सालों तक हमारे देश पर इनका शासन जो है, देखिए यहाँ पे भी गलती लिखा है, सभी लगता है, देश में खाली सही लिखा है। देश के में अंग्रेजी शासन आने से अंग्रेजी शिक्षा और नवीन विचारों का प्रवेश हुआ। फलतः भारतीय लोगों में जागृति आई। भारत के लोग जो है जागने लगे। आगे के इलाकों में आप देखेंगे, आगे की इकाई में जो देखेंगे कि किस प्रकार अंग्रेज हमारे देश का आर्थिक संसाधन, यानी कि अगले चैप्टर में देखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ें। तो देखिए यहाँ पे ये तो मैंने बता ही दिया था उपनिवेशवाद किसे कहते हैं। बलजबरी किया था हमारे देश में। अब देखिए सबसे मुख्य टॉपिक 1817 में जो है हमारे भारत में एक अर्थशास्त्री आया, इंग्लैंड का था, स्पेन का था। वो स्पेन का एक अर्थशास्त्री था, स्कॉटलैंड के, जो स्पेन में है, इंग्लैंड और स्पेन के बीच में ही है। तो वहाँ का अर्थशास्त्री आया जिसका नाम था जेम्स मिल। इसने इतिहास को जो 3 खंडों में बांटा, इसके लिए इसने एक किताब लिखी, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। क्वेश्चन आता है कि हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया का रचना किसने किया था, तो जेम्स मिल ने किया था। कब किया था? 1817 में। इसने अपनी किताब में जब भारत को 3 काल में बांटा। आप पूछेगा कि हाँ 3 काल में बांटा गया था, ये तो सही तो बांटा, लेकिन इसने सही नहीं बांटा। इसने जो हिंदू मुस्लिम काल और ब्रिटिश काल नाम दिया। इसके आधार पर जो था सबसे पहला प्राचीन काल को कहा कि हिंदू काल, मुस्लिम काल और ब्रिटिश काल। पहली बात तो जाति के आधार पर इतिहास को बांटना नहीं है। अगर बांट भी दिया तो ब्रिटिश काल क्यों किया? या भारत में तो अन्य भी तो देश थे, अन्य धर्म भी तो थे, उनका नाम नहीं दिया। ठीक है, यहाँ से यह जो है हमारे हिसाब से गलत है। और देखिए जेम्स मिल को लगता था कि एशियाई देश प्रगति और सभ्यता के मामले यूरोप से काफ़ी पीछे हैं। यह देखिए जेम्स मिल को लगता था कि हम लोग पीछे हैं, जबकि भारत ही विश्व गुरु कहलाता है। जीरो का आविष्कार जो है भारत में हुआ, दशमलव भारत दिया, बहुत चीज़ जो है भारत दिया, और कह रहे हैं कि भारत पीछे है। देखिए विडम्बना। जेम्स मिल को लगता था कि प्रगति, उनका मानना था कि आने से पहले हिंदू मुस्लिम तानाशाहों का शासन था। भारत के लोग इतने पिछड़े और असभ्य थे कि अंग्रेजी शासन से उनका कल्याण हो सकता था।
या देखिए, लंगूर करे लगा अंगूर के पहचान। अंग्रेज भारतीयों से श्रेष्ठ और बेहतर थे ऐसा मानता थे। एक और तो वे भारतीय इतिहास को हिंदू बांटते थे, जबकि ब्रिटिश शब्द का प्रयोग करते हैं ईसाई शब्द का, यानी कि ईसाई शब्द की जगह यहाँ पे सिख शब्द भी हो सकता था। बहुत सारा भारत में धर्म निरपेक्ष है, इनमें बहुत सारे देश हैं, तो उनका नाम क्यों नहीं लेता है, यहाँ पे कोई आता है क्वेश्चन। तो ब्रिटिश शब्द से संभवतः अपनी एकता और राष्ट्रीयता का यह बोध कराना चाहता है, या अपने देश का जो है वाहवाही कराना चाहता है। इस प्रकार हम जो है इसे नहीं मानते हैं। अब देखिए आगे है, जरा सोचिए कि इतिहास के किसी भी कालखंड की अवधि को हिंदू मुस्लिम ईसाई में द्वारा कहा जा सकता है? ऐसा अब नहीं कहा जा सकता। क्या नहीं कैसे कह जा सकता है? तो नहीं कहा जा सकता है। क्यों नहीं कहा जा सकता? अगर आप लोग बांट रहे हैं यार, तो आप लोग हिंदू बांटिए, मुसलमान बांटिए, ईसाई बांटिए, सिख बांटिए, ऐसे करके बांटिए। और पहली बात तो जाति के आधार पर बांटना नहीं है, तो आप लोग बांट क्यों रहे हैं? जाति यहाँ पे करना है। आप लोग आए थे व्यापार करने, हम लोग को क्या सीखे बताइए तो? हाँ, हम लोग को ज़रा सा प्रोत्साहन किए, हमारी ही बातों को हमें ही सिखाएं और अपने आप को श्रेष्ठ मान रहे हैं। तो देखिए आगे, जैसा मैं आगे चल गया था, सॉरी। तो देखिए इतना तो हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब इतिहास को जानिए। पिछली कक्षा का कार्य है, इसे आप लोग अगली वीडियो में जो है पार्ट के अंदर का क्वेश्चन है, इसका मैं बना दूंगा, ठीक है। तो देखिए सातवीं कक्षा में आपने पढ़ा था 19वीं सदी से पहले के सालों में छापे कहानी नहीं थे, लिपि क्या नकल भी हाथ से होता था। यानी कि पहले जो था, अभी आप लोग टू कॉपी कराते हैं ना, तो पहले टू कॉपी नहीं होता था, हाथ से किया जाता था। हाथ से किया जाता था तो अलग हो ही जाएगा राइटिंग, कोई ज़रूरी थोड़ी है जैसे वह लिखा हुआ वैसे ही हो जाए। आज टू कॉपी है तो टक देना हो जाता है। पहले कोई आदमी कैसे लिखा हुआ है, भूल विदाम ये सब छूट जाता होगा। इस पर बहुत पहले जो है, पहले बहुत दिक्कत था, पहले जितना दिक्कत कहीं नहीं था। समझ गए? तो देखिए बाद में 19वीं सदी के मध्य में छपाई तकनीक के माध्यम से सरकारी विभाग का जो है वृद्धि हुआ। सरकारी विभाग की कार्रवाई दस्तावेज की प्रतियां बनने लगी। जब छपाई कला आया, छपाई कला कहाँ आया था? सबसे पहले छपाई का कार्यक्रम चीन में हुआ था, पड़ोसी मुल्क चीन में हुआ था। इसने जो है छपाई का यंत्र सबसे पहले बनाया था, ठीक है। तो सरकारी इसका उपयोग जो था सरकारी लोग काम के लिए ही किया जाता था, ठीक है। अभिलेखागारों में, अब अभिलेखागार क्या है? तो जहाँ पे जो है सरकारी दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के लिए रखा जाता था, उस संग्रहालय को ही अभिलेखागार कहते हैं, ठीक है। इन दस्तावेजों में सरकार की योजनाएं एवं कर से संबंधित बहुत सारे रिकॉर्ड थे, बहुत सारे जो है रिकॉर्ड थे। तो ऐसा ही दफ्तर ये सब, यानी कि जो सरकारी काम थे ना, उन्हीं के लिए ऐसा होता था। इसी तरह जो है देखिए, आप यहाँ पे ये क्वेश्चन है, तो इसको मैं कब बनाऊंगा? अगली वीडियो में बनाऊंगा। चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। इसी तरह पुस्तकालयों में जो पहले था वो कहाँ रखा जाता था? पुस्तकालय में रखा जाता था। महान व्यक्तियों के जीवन एवं आत्मकथा की भी जो जानकारी मिलता था वह हमें यहीं से मिलता था। इन पुस्तकों से हमें उन व्यक्तियों के बारे में विशेष जानकारी मिलती है जिन्होंने राजनीति, प्रशासन और समाज सेवा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। यानी कि उनकी जो पुस्तक थे उससे हमें यह जानकारी मिलती थी कि कौन व्यक्ति किस के लिए किया, समाज के हित के लिए कौन कौन काम किया। जैसे कि पहले के बुक जो था उसमें राजा कब गद्दी पर बैठा, उसके पुत्र का नाम क्या था, कौन सा युद्ध कब किया, कौन जीता, कब हारा, ऐसे इन सब बातों पर ध्यान था। लेकिन आधुनिक युग में जो है एक आम आदमी के बारे में जानकारी मिला जो अच्छा समाज के लिए एक अच्छा काम करता था, ठीक है। अपने देश की राजधानी दिल्ली के राष्ट्रीय नेहरू पुस्तकालय, पटना स्थित सच्चिदानंद सिन्हा पुस्तकालय, बिहार राज्य के, इन सभी में आप लोग जाइएगा तो देखिएगा कि बहुत सारे कागज पत्तर यहाँ पे हैं, ठीक है।
अब देखिए आप लोग का एक बहुत अच्छा काम का चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। यह जो है पटना में जो है एक अभिलेखागार है, सच्चिदानंद सिन्हा के नाम से है यह अभिलेखागार। इसमें जो है आप लोग को बिहार का जो जितना भी रिकॉर्ड है वो इसमें मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। तो अब देखिए महत्वपूर्ण शक्तियों के भाषण साक्षात्कार इन सभी का रिकॉर्ड जो है कहाँ हुआ, अभिलेखागार में रखा जाने लगा। 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे देश का मानचित्र तैयार करने के लिए एक सर्वेक्षण किया गया। सर्वेक्षणों की में जो है यानी कि सर्वेक्षण किया गया। जब छपाई कला शुरू हुआ तो गवर्नर जनरल ने जनसंख्या का शुरुआत किया, जनसंख्या गिनने का शुरुआत किया। इसमें भूमि आपके परिवार में कहाँ से पैसा आता है, कितना आता है, कितने परिवार लोग कमाते हैं, इन सभी बातों के बारे में विशेष जानकारी थी, ठीक है। तो इतना तो हम लोग जानेंगे। इसके अलावा वनस्पति सर्वेक्षण इन सभी बहुत सारे सर्वेक्षण किए। आज ये सारे सर्वेक्षण महत्वपूर्ण साबित हो रहे हैं। 19वीं सदी के आखिर में 10 साल में जनगणना होने लगा। इसके बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। जनगणना अभी हमारे 2021 में नहीं हुआ है, अब 2022 में होगा, लेकिन लॉकडाउन लगने के कारण लगता है नहीं होगा। लेकिन इसका उपाय है टीकाकरण से निकाला जा सकता है औसतन, कुछ लोग नहीं भी ले सकते हैं। अब देखिए इन सारे ऐतिहासिक स्रोतों के अलावा एक आम आदमी अनपढ़ के करने वाले फोटो के गरीब क्या सोचते थे, इसके बारे में यहाँ पे तो देखिए उनके अनुभव क्या था। इसे जानने के लिए हम लोग को अभी और कोशिश करनी पड़ेगी। इसके लिए हमें उन समय के कवियों और उपन्यासकारों की रचना, स्थानीय बाजारों में बिकने वाली लोकप्रिय पुस्तक, पत्रिका के संस्मरण आदि चीज़ों को टटोलना होगा। यानी कि इन सभी के बारे में जानने के लिए हमें इतिहास को पलटना होगा। किसे पलटना होगा? इतिहास को जो है पलटना होगा। पूरी बायोडाटा को जानने के लिए हमें इतिहास को जो है पलटना होगा, इतिहास को पलटना होगा, ठीक है। कुछ लोग कहानी उपन्यास इन सभी घटनाओं पर विश्वास रखते हैं, ठीक है। अब देखिए कैमरा का आविष्कार 200 साल पहले आविष्कार हुआ था, जिसमें सबसे पहले 1850 के दौरान हुआ था। किसका हुआ था? बहादुर शाह जफर। किसका हुआ था? बहादुर शाह जफर। यही है हमारे बहादुर शाह जफर, जिसे ब्रिटिश ने ऑर्गेनाइज किया है, ठीक है, आप लोग को पढ़ने के लिए। बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल बादशाह असली रूप से। अब देखिए जिसकी फ़ोटो कैमरे से जो है यहाँ पे खींची गई थी। किसकी फ़ोटो कैमरे से खींची गई थी? बहादुर शाह जफर की फ़ोटो कैमरे से खींची गई थी। अब कुछ इतिहासकारों के बारे में जानते हैं। यह देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू का एक जो है चिट्ठी है, ठीक है। किनका चिट्ठी है? पंडित जवाहरलाल नेहरू का यह एक चिट्ठी है। यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है इसका यहाँ पे आपको हिंदी मिल रहा है शायद, ठीक है। इन सभी बातों पे हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, आगे बढ़ते हैं हमारे काम की चीज़ पे। इसे आप लोग अपनी किताब में देख लीजिएगा कैसे नक्कल होता था। अब देखिए यहाँ पे समय के साथ परिवर्तन के बारे में जानकारी। तो समय के साथ तो बहुत परिवर्तन होते हैं, आप लोग भी जानते हैं। जैसे कि पहले आप जन्म लिए, थोड़े बड़े हुए, खड़ा होने, इसमें कई बदलाव हुए। इस प्रकार भौगोलिक सीमा में भी जो है बहुत बदलाव होता है। जैसे कि देखिए बिहार अभी ऐसा है, तो पहले जो बहुत यह विशाल था, इसमें झारखंड आ जाता था, उड़ीसा आ जाता था, बंगाल आ जाता था, ये सब एरिया आ जाते थे, ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीप भारत भी जो पहले भारत से जो बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, भूटान और मालदीव ये सब सम्मिलित थे, जो अलग हो गए। इनमें पाकिस्तान तथा बांग्लादेश अंग्रेजी भारतीयों के अभिन्न अंग थे। म्यांमार अभी उसका नाम क्या, बर्मा, और श्रीलंका, सिलोन भी 1937 ईस्वी में अंग थे। इन सब जो थे 1937 तक जो है भारत के अभिन्न अंग थे, लेकिन बाद में
या अलग हो गए। स्वतंत्रता के बाद हमारा देश जो है हिंदुस्तान वह 2 भाग में बांटा गया। बलूचिस्तान, सिंध, पश्चिमी पंजाब, पूर्वी बंगाल पाकिस्तान में चले गए। बाद में पाकिस्तान का पूर्वी हिस्सा अलग होकर बांग्लादेश के नाम से स्वतंत्र हो गया। 20वीं शताब्दी के आरंभ में बिहार उड़ीसा 1912 बिहार उड़ीसा जो है प्रांत के अंग थे। अब बच गया कौन? बिहार उड़ीसा, जो 1912 में जो है बिहार और उड़ीसा बंगाल से अलग हो गया। बंगाल यहाँ से अलग भाग गया। अब बंगाल अलग हो गया तो देखिए 1936 में फिर उड़ीसा को अलग कर दिया गया और दोनों को अलग अलग प्रांत। और फिर 15 नवंबर 2000 को अभी झारखंड अलग हो गया है। झारखंड जो था पठारी एरिया था। अब देखिए पहले का यही मैप है हमारा, इसको विस्तार से देखिए। अब देखिए, अब वाला देखिएगा अब हमारा कैसा है। यही है हमारा अब का बिहार। अब आप देखिएगा हमारा पहले का जो बिहार है उसे, तो देखिए कितना विशाल था, देख सकते हैं आप लोग। अब देखिए हमारा भारत कितना विशाल था, लेकिन अब कितना हो गया। अब देखिए इसके अभ्यास प्रश्नों का जो है हल हम लोग आगे वीडियो में करेंगे, लेकिन इसके जो है एक नंबर का जो क्वेश्चन है उसका हल मैं अभी करा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे देखिए पूंजीपतियों का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका हो जाएगा अधिक से अधिक लाभ कमाना। क्या हो जाएगा? अधिक से अधिक लाभ कमाना उनका मुख्य उद्देश्य, ठीक है। 15वीं शताब्दी में एक आंदोलन की शुरुआत हुई जिसे क्या पुनः जागरण कहा गया। क्या कहा गया? पुनः जागरण की प्रक्रिया कौन सा क्रांति था? औद्योगिक क्रांति। अभिलेखागार में सरकारी दस्तावेजों को सुरक्षित रखा जाता था। समय के साथ देश और भौगोलिक सीमाओं में परिवर्तन। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। चैनल पसंद है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।